ये बहुत दुख की बात है। ये इंसिडेंट हुआ है, अगर इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ सस्पेंड कर देना काफी नहीं है, सबको अरेस्ट करना है, तुरंत अरेस्ट करना है। दोषी कौन है तुरंत इसका इन्वेस्टिगेशन करो, सामना आना जरूरी है। क्यों ऐसे एक्शन किए हैं एक महिला के विरोध में? और यहाँ पे जब नया सरकार आया है, लोग एक उम्मीद से हैं कि नई सरकार है, कुछ बदलाव आएगी, और नई सरकार आते ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसा हो गया है, क्राइम जितना बढ़ते जा रहा है, सबको डर लग रहा है। उड़ीसा में हम बात कर रहे हैं कि आइए आप इन्वेस्ट करिए, उड़ीसा में आईटी कंपनी को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम बच्चों को बोल रहे हैं कि आप काम करो। अभी आईटी कंपनीज आ रही हैं तो महिला रात में भी काम करेंगी, स्कूल कॉलेजेस खुल रहा है तो महिला ट्यूशन भी जाएंगी। तो वो महिला सुरक्षा के लिए एक स्क्वाड निकालने के लिए मैं प्रस्ताव भी दे रही हूँ कि एक स्क्वाड निकाला जाए जो सिविल में रहेंगे। हर जगह जाके ये जो घूम रहे हैं रास्ते में, ईव टीजिंग कर रहे हैं, महिला को परेशान कर रहे हैं, इनको पूरा अरेस्ट किया जाए हर जगह और इनको पर नजर रखा जाए। जब तक सरकार स्टेप नहीं लेगा महिला की सुरक्षा के लिए, महिला डरेंगे अभी आने के लिए। क्या काम करेंगे वो लोग रात में जाके, किसके पास जाएंगे? पुलिस में जाएंगे तो पुलिस में आक्रमण हो जाएगा। देखिए, भाजपा की सरकार में ही यहाँ पर आदिवासियों की संख्या कम हुई थी उन इलाकों में जिसके बारे में वो लोग कह रहे हैं। और जहां तक घुसपैठियों की बात है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो होते हैं ना, वो दूसरे राज्यों, दूसरे कंट्री से अपने कंट्री को बचाते हैं और वहां घुसपैठ को रोकते हैं। ये जिम्मेदारी तो केंद्र की है, वो तो अमित शाह जी क्या विभाग है, गृह विभाग, तो वो अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो राज्य पर क्यों थोप रहे हैं? ये उनकी विफलता है केंद्र सरकार की, अगर यहाँ बाहर से कोई आ रहा है तो। पहली बात। दूसरी बात, उनको भी बहुत मौका मिला है। हम 2000 साल में झारखंड नया राज्य बना और उसके बाद भाजपा लगातार सत्ता में रही और पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी बने, उसके बाद अर्जुन मुंडा जी 2 बार बने, फिर रघुवर दास जी बने। उनको बहुत मौका मिला है झारखंड के विकास का, लेकिन उन्होंने क्या किया झारखंड के लिए? कितनी गरीबी में भी वो पिछड़े नीचे से दूसरे पायदान पे हैं। तो उन्होंने जब उनको मौका मिलता है वो काम करते नहीं है, किसी को काम करने नहीं देते हैं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जनता द्वारा चुने हुए आदिवासी मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के 5 महीने तक ईडी के माध्यम से वो जेल में रखे, चुनाव में बाहर रखे। जब उन्होंने देखा कि चुनाव परिणाम में बल्कि उससे फायदा नहीं नुकसान हुआ, तब जाके उन्होंने फिर वो बाहर आए और इस तरह से बदनाम करके वो चाहते हैं कि देखिए, इतनी योजनाएं लॉन्च की है माननीय हेमंत जी ने और गठबंधन की सरकार ने कि अभी कोई सवाल ही नहीं उठता है कि जनता हमारी सरकार के अलावा किसी और को वोट देगी। इसीलिए कुछ भी अनाप शनाप बोल के गुमराह कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ये शोभा नहीं देता। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए, उन्हीं को अपने पार्टी में शामिल करके वो महिमा मंडित कर रहे हैं, उन्हें मंत्री बना रहे हैं, उन्हें MP बना रहे हैं। तो इस तरह की बात अब बेईमानी हो गई, जनता इसे समझ चुकी है। हमारे 2 अनुमंडल में 2 हमारे प्रखंड मनेर और दानापुर में बाढ़ प्रभावित टोटल 12 पंचायत हैं। मनेर में 6 और यहाँ पे 6। इसमें कल ही हमारे द्वारा DM सर के निर्देश पे जाकर के स्थल निरीक्षण किया गया था। स्थल निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि अधिकतर गांव का जो संपर्क है वो टूट चुका है और गांव डूबे हैं बाहर से, लेकिन अंदर अभी घरों में पानी नहीं पहुंचा है, कुछ घरों को छोड़ करके। हम लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए हैं। हमारे द्वारा राजस्व कर्मचारी के माध्यम अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि राजस्व कर्मचारी के माध्यम से डूबे हुए घरों की संख्या और जितने भी लोग इससे अफेक्टेड हैं उनकी संख्या का आकलन कर लिया जाए और साथ ही साथ नावों का परिचालन शुरू करा दिया गया है। हर पंचायत पर जनप्रतिनिधि से उपलब्धता जितनी है नावों की, हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि मैक्सिमम अधिकतम संख्या में नाव चलें और लोगों को भी सारे नावों की सूची फोन नंबर के साथ उपलब्ध करा दी गई है ताकि उनको भी पता रहे कि कब किस जगह से नाव चल रही है। और हम लोग लगातार सतत निगरानी बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई निर्देश आता है हम उस पर तुरंत काम करने के लिए रेडी हैं। धारावी में 90 फीट रोड और आसपास के परिसर में जो लोग इकट्ठा हुए थे उन सबको रिक्वेस्ट करने के बाद, आह्वान करने के बाद वो अपने अपने घर चले गए हैं। धारावी में अभी शांतता कायम है और मेरी सबसे अपील है कि वो ऐसी ही शांतता और सुव्यवस्था बनाए रखें। सोशल मीडिया को लेकर आप क्या अलर्ट करेंगे? सोशल मीडिया पे कोई मैसेजेस होते हैं जो विदाउट वेरिफिकेशन कभी कभी लोग सामने भेज देते हैं, लेकिन वो मैसेजेस मिसलीडिंग होते हैं, सच नहीं होते। मेरी सबसे ये अपील है कि आप ऐसे कोई अफवाह, कोई झूठे मैसेज पे विश्वास ना करें, ऐसे फॉरवर्ड ना करें और शांतता बनाए रखने में सहायता करें। उसमें हम वेरीफाई कर रहे हैं और उचित कार्रवाई कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया
पर आपने लगातार बयान भी दिया है। और राघव चड्ढा का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि आपके संयोजक होने के नाते उन्हें एक आवास मिलना चाहिए, सरकारी आवास, अरविंद केजरीवाल को। इस ओवरऑल इश्यू पर दोनों पर आपका क्या कहना है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आवास मिले, ऐसी अगर कोई योजना है तो अलग बात हो सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई योजना है। और उन्हें चाहिए तो कहकर मांग ले। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मुझे चाहिए नहीं, उनके समर्थक कहते हैं चाहिए। तो सबसे पहले तो उन्हें बैठकर ही डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें चाहिए क्या, और फिर वो अपनी बात सरकार को रखे। सरकार न्याय करेगी, जैसे कि न्यायालय ने न्याय किया है, बेल दी है, शर्तों के साथ दी है। रही बात, उन्होंने कहा कि केजरीवाल अब दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाते बेशक नहीं है, लेकिन आतिशी जी ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री वास्तव में अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो कुछ भी दिल्ली में नहीं बदला है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, फैसला अरविंद केजरीवाल जी के ही थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। बहुत बधाई दे रहा हूं और उपस्थित होकर भी बधाई दिया हूं। और मेरा मानना है कि इस बदलाव के बाद, हालांकि समय बहुत कम है, 3-4 महीने में दिल्ली में चुनाव होंगे, लेकिन दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिली हैं, उनको आतिशी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बस मेरी कुछ दिल्ली के कंसर्न हैं जो मैं अब उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद दूंगा। आज एक पत्र भी लिख रहा हूं, हो सकता है पत्र की कॉपी आप लोगों को उनको मेल होने के बाद आपसे भी शेयर कर लें। मतलब नई सरकार से क्या आप चाहते हैं? कंसर्न ये है कि एक तो क्या है, 9.5 साल में चूंकि उनके सीनियर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो मुख्यमंत्री रहे, आप दिल्ली की स्थिति देख ही रहे हैं, सड़कों में गड्ढा, नदी गंदी, हवा गंदी, सब कुछ। तो हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस दबाव में मत आइएगा कि आप काम कर दोगे तो उनका नाम अरविंद जी का खराब होगा। आप अपना खुल करके काम करें, हम इस 3-4 महीने में आपका पूरा सपोर्ट करें। काफी जो विरोध चल रहा है अपोजिशन की तरफ से, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी मोदी विरोध करते करते भारत विरोध करने लगे, और ये राजनीतिक विरोध राष्ट्र विरोध में बदल गया। शायद कांग्रेस का इकोसिस्टम ये समझ नहीं पा रहा कि मोदी जी यूएस की यात्रा में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जा रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और भारत के 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री को इस तरह से कांग्रेस का इकोसिस्टम अगर विरोध करने में लगेगा तो भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये बार बार भारत विरोधी ताकतों से हाथ मिलाना, बाहर जाकर ऐसी यूएस के एमपी से मिलना जिसने भारत के खिलाफ ये एजेंडा छेड़ रखा हो, ये राहुल गांधी जी को इस पर शर्म आनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। और अब ये इस हद तक पहुंच गए, इससे बड़ा शर्मनाक घटना क्या होगी? सर, जैसे वो खुद जब जाते हैं और वो जिस तरह वहाँ बयान देते हैं, तब जैसे बीजेपी का कहना है कि देश विरोधी है, तो अगर पहले राहुल गांधी ने अमेरिका में झूठ बोला कि सिख देश के अंदर अपना धर्म को आजादी से पालन नहीं कर पाते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते, उनकी पगड़ियां उतारी जा रही हैं। और अब आज ट्वीट करके फिर से उसको रिट्रेट करके कहा और पूछ रहे हम सिखों से क्या मैंने गलत बोला है। मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, देश में एक ही वक्त ऐसा समय आया था 1984 के अंदर जब सिखों को मजबूर किया गया। उस मजबूरी वंश उन्होंने अपने केस की बेअदबी भी काटे भी, अपनी पगड़ियां उतार के अपनी जान बचाई। उनको गुरुद्वारे जाने से रोका गया, गुरुद्वारों को ताले लगा दिए गए, अमृतसर से 100 से ज्यादा गुरुद्वारे गिरा दिए गए, अकाल तख्त साहब को गिराया गया। इससे पहले इंदिरा गांधी के समय में समय आया था जब गुरुद्वारा काबगंज साहब को ताले लगाए गए थे। इस भारतवर्ष के अंदर अगर ऐसे काले दिन कभी सिखों को देखने पड़े तो केवल और केवल गांधी परिवार के राज के दौरान, कांग्रेस के राज के दौरान देखने पड़े। मैं आज बड़े फख्र से कहता हूं, मैं तो सिख हूं, मेरा छोड़िए, राहुल गांधी जैसा आदमी भी आज दस्तार बांधकर गुरुद्वारे जाता, उसको कोई रोकता नहीं है। राहुल गांधी भी अगर दस्तार बांधकर किसी प्रोग्राम में जाता सिखों के, उसको कोई पूछता नहीं है। और राहुल गांधी भी किसी गुरुद्वारे में दर्शन करने जाता है, चाहे उसके पिता ने और दादी ने हजारों सिखों को मरवाया, फिर भी उसको कोई रोकता और टोकता नहीं है। इस देश के अंदर दस्तार की इतनी अहमियत है कि देश के प्रधानमंत्री उस पगड़ी को सजा कर निकलते हैं।
इस देश के अंदर इतनी अहमियत है सिखों की कि देश के प्रधानमंत्री अपने निवास स्थान पर भी सिखों को बुलाते हैं तो उनकी कोई चेकिंग नहीं कर सकता, वहां भी उनका कड़ा कृपान को उतरवा नहीं सकता। ये आज देश के अंदर सिखों का सम्मान है। राहुल गांधी को झूठ बोलना बंद करना चाहिए। हमारे खिलाफ ये नफरत की जो उन्होंने पटारा खोल रखा है अपनी गंदी राजनीति के लिए, जो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी दस्तार और हमारे केश गुरुद्वारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको तुरंत राहुल गांधी जी आपको बंद करना चाहिए और सिख कौम से माफी मांगनी चाहिए। लूटा होता मुझे बताइए, फिर मुफ्ती साहब के साथ कैसे बैठे ये हुकूमत करने के लिए? वो भी तो लूटर था। महबूबा मुफ्ती साहब कैसे बैठे? वो भी तो लूटर था। हा? क्या कहते हैं? इनसे मेरी तरफ से कहिए कि एक उंगली जब हमारी तरफ दिखाते हैं, 3 उंगलियां इनकी तरफ भी दिखा रही हैं कि सबसे बड़े लूटर ये हैं। इन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बांटने की कोशिश की। ये भारत को एक नहीं रखना चाहते, ये भारत को तोड़ना चाहते। आज इनने पाकिस्तानियों को छोड़ा जो मुल्क के दुश्मन थे। क्या भूल गए ये? कंधार ले गए, किसको ले गए? मौलाना अजहर को, जिसको हमारी पुलिस ने बहुत मुश्किल से पकड़ा था। लटरम, जिसे मेरे चचेरे भाई को गोली मार दी थी। मेरे एमएलए मोहम्मद शफी साहब को घर से निकाल गोली मार दी थी, उन्हीं को ले गए ना। तो ये क्या कह रहे हैं? ये हिंदुस्तान को मजबूत कर रहे हैं? मुसलमान मजबूत नहीं कर रहे, ये अपनी कुर्सी को मजबूत करना चाहते हैं, धोखा देके। और सब पीडीपी का इल्जाम है कि अलायंस में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अपनी पार्टी के कैंडिडेट ने उमर साहब को बड़गांव में सपोर्ट किया है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, लोग बहुत सी बातें करते हैं, कौन किसको सपोर्ट करता है वो वक्त बताएगा। 8 तारीख को आपके सामने सब कुछ नतीजे आ जाएंगे। और कहिए। 30 जून 2021 को पकनार मार्केट में गोपनीय सैनिक बुद्धराम कवासी की हत्या नक्सलियों के द्वारा की गई थी। इस मामले में पूर्व में कुछ नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था। उनकी सूचना, उनसे पूछताछ में जो जानकारी मिली थी, साथ ही साथ कुछ सरेंडर्ड जो हमारे साथी हैं उनसे पूछताछ में जो जानकारी मिली थी, उसके हिसाब से सुखराम उर्फ हड़मा, जो कि नेडनार कटे कल्याण का निवासी है, वो इसमें प्रमुख आरोपी था। उसके बारे में पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान पकनार से ही सूचना मिली कि वो आसपास में दिखा है। पकनार से एक टीम घेराबंदी करके फिर उसको उन्होंने हिरासत में लिया और पूछताछ में सुखराम ने अपना अपराध कबूल किया है। उसकी निशानदेही पे जो घटना में प्रयुक्त जो कुल्हाड़ी है, टंगिया है, उसको भी बरामद किया गया है और इसे न्यायिक रिमांड पे आज भेजा जा रहा है। देश में 7.5 करोड़ ईपीएफओ के लाभार्थी है और 77 लाख पेंशनर है जो लेबर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, अपना ईपीएफओ कटवाते हैं और ये ईपीएफओ से उसको पेंशन भी मिलता है और उसकी बचत होती है। उसमें से जब आवश्यकता होती है तब बेटे की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, जब घर में कोई बीमारी हो, इस सब के लिए उसको पैसा भी मिलता है। ऐसी स्थिति में उसको सरलता रहे, ईपीएफओ में उसका कामकाज विशेष सरल बने और जो नए ईपीएफओ में जुड़ रहे हैं, इससे यंग एम्प्लॉयर्स को उसका अच्छी तरह से लाभ मिल सके, उसके लिए इस बजट में ELI यानी कि एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव योजना स्कीम डिक्लेयर करा है। उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो। नए यूथ जो ईपीएफओ में जुड़ रहे हैं उसको सरकार की ओर से 1 सैलरी यानी कि 15,000 रुपया उसको अकाउंट में मिले, उसके लिए आईटी प्लेटफॉर्म को चैनलाइज करके व्यवस्था खड़ी करनी हो। इस सारे विषय के लिए आज हैदराबाद ईपीएफओ ऑफिस में डिटेल डिस्कशन हुआ है, गाइडेंस दिया गया ताकि मेरे तेलंगाना में ईपीएफओ लाभार्थी को कामकाज में सरलता रहे और उसकी सुविधा और उसके मिलने वाले लाभ उसको अच्छी तरह से मिले। हमने तय किया है
कि मां सम्मान योजना के तहत घर की सबसे वरिष्ठ महिला को हर साल 18,000 रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। उज्ज्वला के लाभार्थी को 2 मुफ्त गैस के सिलेंडर देंगे। किसानों को 6,000 मिल रहा है, उसको 10,000 देंगे। 5 लाख तक की जो दवाइयां और अस्पताल मुफ्त है, उसको 10 लाख तक ले जाएंगे। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे, जम्मू में मेट्रो लगाएंगे, 100 मंदिरों का हर साल जीर्णोद्धार करेंगे, तवी रिवर फ्रंट बनाएंगे, रंजीत सागर बांध में झील विकास करने का काम, वाटर स्पोर्ट्स का काम हम करेंगे और विस्थापितों के लिए पुनर्वसन का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और भाइयों बहनों, ये तैयारियों को कहां नाप रहे हैं सत्ताधारी दल के खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां आज पूरे जोरों पर है। प्रधानमंत्री जी के दौरे ने जनता में जैसे उत्साह है, उस उत्साह को सड़कों पर प्रकट किया है। और कल अमित जी की सभाओं में जो जोश था वो अद्भुत और अभूतपूर्व था। गठबंधन की भ्रष्ट, बेईमान और अराजक सरकार से जनता त्रस्त है और परिवर्तन के लिए तैयार है। हमारी तैयारियां जारी हैं। परिवर्तन यात्राओं के साथ साथ हम चुनाव के अभियान की भी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। चुनाव अभियान समिति के हमारे संयोजक विद्युत वरण महतो और प्रबंध समिति का काम पूर्व सांसद सुनील सिंह जी देखेंगे। पूरी टीम बन रही है। बाद में टीम जिले में और विधानसभा में भी गठित करने का हम काम करेंगे। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, केवल कहने के लिए नहीं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने जो कहा 100 दिन में पूरा करने का जो वादा किया था, 100 दिन के काम का एजेंडा, वो 100 दिन का काम हम जनता के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 5वें साल के आखिरी महीने में जब चुनाव सर पे आ जाए तब कोई मैया सम्मान यात्रा बना दो, योजना बना दो। हम बाकायदा कैलेंडर प्रस्तुत करेंगे जनता के सामने, जो घोषणा करेंगे किस महीने में कौन सी घोषणा पूरी करेंगे। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, अब लाडली बहना योजना हमने बनाई मध्य प्रदेश में, आसाम में हमारी योजना चल रही है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण पर, नौजवानों को रोजगार फोकस होगा हमारे घोषणा पत्र का, किसानों का कल्याण और गरीबों का उद्धार, वो भी हम जल्दी अभी जनता के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। क्या मामला है, कितने बजे की कॉल थी, पूरा बता दें। आज शाम 6:30 बजे के अराउंड इंफॉर्मेशन आई है, पीसीआर कॉल तो नहीं है, कि एक हमारा इरफान आलियास कातिल जो कि 17 साल का एक सीसीएल है, उसकी डेथ हो गई है। तो जैसे ही खबर मिली, इमीडिएटली पुलिस ने रश किया और यहाँ पर देखा तो स्टैब इंजरी है इसके ऊपर, और जो वो मौके पे डेड था। सर, कितने चाकू लगे हैं और कितने लड़के थे, क्या पता चला? इसका नाम क्या है, उम्र क्या है? डिसीज्ड है, इनका नाम है इरफान, ये 17 साल के हैं और मल्टीपल स्टैब वुंड्स हैं। अभी एग्जैक्ट नंबर ऑफ वुंड्स तो जब पीएम रिपोर्ट होगी उसके अंदर पता चलेगा। जो एक्यूज्ड हैं उनके लिए अभी टीम्स लगी हुई हैं, उन पे काम चल रहा है। मल्टीपल टीम्स फॉर्म की गई हैं पूरे सब डिवीजन की, प्लस स्पेशल स्टाफ, एटीएस, एएनएस, वो भी लगी हुई हैं और जल्दी ही एक्यूज को पकड़ लिया जाएगा। सर, क्या इरफान का जो है जेल जा चुका है, कब जेल से निकला था, क्या आपसी रंजिश लग रहा है? इरफान अभी रिसेंटली ही जेल से बाहर आए थे, जेल तो नहीं बट ऑब्जर्वेशन होम से बाहर आए थे, क्योंकि ये माइनर हैं। तो अभी जो बाकी सारी चीजें हैं वो एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, तो जैसे जैसे फैक्ट्स निकल के आएंगे आपके साथ डिटेल्स शेयर की जाएंगी। कितनी टीम बनाए हैं सर?
जैसा मैंने बताया कि मल्टीपल टीम्स बनाई गई हैं, थाने लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो एटीएस स्पेशल स्टाफ की टीम्स होती हैं और जो सब डिवीजन लेवल पे टीम्स हैं वो भी काम कर रही हैं। सर, लोगों से बात हुई, कितने लड़के थे, उसकी फैमिली बोल गए 10 से 12 लड़के, कितने थे? अभी एग्जैक्ट नंबर्स बताना मुश्किल है, एक बारी पूरा एनालिसिस होने के बाद इंक्वायरी का पार्ट है वो चल रहा है, तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी डिटेल्स आती रहेंगी। आप वन नेशन वन इलेक्शन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में जो डिसीजन लिया है इसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और माननीय मोदी जी का पूरे कैबिनेट का अभिनंदन करता हूं। एक्चुअली वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि विच इज एन कॉस्ट इफेक्टिव। हम बोल रहे हैं कि जिस तरह से हर एक इलेक्शन में यानी जो बहुत बड़ी कॉस्ट लगती है विच इज एक्सपेंसिव हो गया डे बाय डे, और हर इलेक्शन को बहुत सारा इस तरह से कॉस्ट बढ़ने लगी है। एक ही बार इलेक्शन होने से दिस कॉस्ट विल रिड्यूस एंड दिस expenses will be utilized, these resources will be utilized for the development of the state, development of the nation. Second thing, which is an administrative efficiency. हम बोलते हैं कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इस तरह से जब इलेक्शन में लगता है तो पूरी यानी डिसीजंस हेल्ड अप हो जाती हैं, जो काम करने के लिए यानी स्टाफ जगह पे नहीं रहता है। हर एक साल में कौन सा तो इलेक्शन रहता है, 5 साल में 5 डिफरेंट इलेक्शंस रहती है और विच क्रिएट्स द प्रॉब्लम। मिनिमाइज द डिसरप्शंस। हम बोलते हैं कि गवर्नेंस में बार बार इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आना, इस तरह के हर्डल्स आना, इस तरह की जो कंटिन्यूटी जो रहती है वो नहीं रहती। हर साल कोई पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, असेंबली का हो, काउंसिल का इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, इस तरह के प्रोजेक्ट आगे जाने के लिए इस भी क्रिएट्स द मोर प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, एनहेंस द गवर्नमेंट स्टेबिलिटी लाने के लिए, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, मुझे लगता है गवर्नमेंट स्टेबिलिटी आ जाएगी। इस तरह से एक बार चुने तो 5 साल में यानी वही स्टेट में हो या केंद्र में रहेंगे, चाहे इस तरह की स्टेबिलिटी आना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से डेवलपमेंट अच्छी तरह से आ सकती है। वोटिंग परसेंटेज के बारे में कह जाए तो लोकल गवर्नेंस या लोकल बॉडीज में परसेंटेज ज़्यादा रहती है, लोकसभा के पोल्स में परसेंटेज बहुत ही कम रहती है। मुझे लगता है कि एक साथ इलेक्शन होने के कारण वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा बढ़ेगी। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का मैं गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जो इसका मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी ने इसका स्वागत किया है और कमेटी ने जो रिपोर्ट करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास दिया और माननीय प्रधानमंत्री ने ये रिपोर्ट कैबिनेट में पास किया, इनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जल्दी से जल्दी वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास होके लागू होना चाहिए, बस यही रिक्वेस्ट है। मुख्यमंत्री की शपथ ली है, क्या कहेंगे? अब आतिशी जी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर दिल्ली के अंदर भाई अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए अभियान चलाएंगी और दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फ्री बिजली, फ्री पानी, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, वो सारे सपने जो पूरा करके उन्होंने दिखाया है, 70 की 70 सीटें लेके केजरीवाल 4 महीने के बाद फिर से दिल्ली की सत्ता पर बैठेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और उन सारे कामों को पूरा करेंगे। मैं आतिशी जी को और उनके सारे मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं देता हूं। वो दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर अब आगे के अभियान में जुटे और अरविंद केजरीवाल जी को फिर से हमें मुख्यमंत्री बनाना है, 70 की 70 सीटें दिल्ली की जीतना है। ठीक है। पहले मैं दिल्ली के बेटे, दिल्ली के इतिहास में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे बड़े भाई और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, दिल्ली के लोगों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन आज मैंने मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण जरूर किया है, लेकिन ये मेरे लिए, हम सबके लिए एक बहुत भावुक क्षण है जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की तस्वीर को बदल डाला, जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की आम लोगों की जिंदगी को बदल डाला।
अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में रहने वाले एक आम इंसान का, एक गरीब इंसान का दर्द समझा, उनके रोज रोज का संघर्ष समझा। उन्होंने समझा कि एक आम परिवार के लिए किस तरह से अपना घर चलाना मुश्किल होता है। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बदल डाला, उनको जिंदगी में एक नया अवसर, आगे बढ़ने का अवसर दिया। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं को शिक्षा में, रोजगार में आगे बढ़ने का मौका दिया, फ्री बस यात्रा देके। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज दिल्ली के लोगों को अपने परिवार के सदस्य का इलाज करवाने के लिए अपने गहने नहीं गिरवी रखने पड़ते, अपने घर नहीं गिरवी रखने पड़ते, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज होता है। तो जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहते तो ये हम सब के लिए एक बहुत मुश्किल और एक भावुक घड़ी। आज क्यों अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको इन झूठे फर्जी मुकदमों में गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने से ज्यादा जेल में रखा, उनको तोड़ने की, उनको दबाने की हर संभव कोशिश करी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी टूटे नहीं, अरविंद केजरीवाल दबे नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, एक ऐसे कानून में जमानत दी जिसमें पीएमएलए में जमानत मिलना लगभग असंभव होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उन्हें बेल दी बल्कि बेल देते हुए केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा और कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। ये कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई, ईडी पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज में बोलती हैं। हो सकता है कि कोई और नेता होता तो उनके लिए अदालत का ये फैसला काफी था और वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में एक ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल कायम करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ अदालत का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, और जब तक दिल्ली की जनता मुझे नहीं कहती कि मैं ईमानदार हूं, तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में या शायद इस दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नेता रहा होगा, ऐसी ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल रही होगी जो आज अरविंद केजरीवाल ने देश और दुनिया के सामने रखी है। अब हम सभी दिल्ली वालों को मिलकर एक ही काम करना है, अरविंद केजरीवाल जी को फिर से फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अगर दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो जो फ्री बिजली आज दिल्ली वालों को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना षड्यंत्र रच के उसको खत्म कर देगी। जो सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने सुधारे हैं वो फिर से बदहाल हो जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पतालों में इलाज बंद हो जाएगा, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी। तो 2 करोड़ दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अगले 4 महीने के लिए मेरा यही काम रहेगा कि जो दिल्ली वाले परेशान रहे पिछले 1-1.5 साल में, जब से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र शुरू हुआ, जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक-एक करके हमारे नेताओं को जेल में डालना शुरू किया, जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक-एक करके हमारे मंत्रियों को जेल में डालना शुरू किया, जब से भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब ने दिल्ली सरकार के काम रोकने शुरू किए, आप देखिए पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, दिल्ली वाले भी परेशान हुए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों के पानी के बिल हम ठीक करना चाहते थे, उन्होंने उस काम को रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो सड़क के रिपेयर के काम है वो रोक दिए।
भारतीय जनता पार्टी और उनके एलजी साहब ने अस्पताल में मिलने वाली दवाइयां रोक दी, अस्पताल में और मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट रोक दिए, दिल्ली से कूड़ा उठना रुक गया। लेकिन मैं आज आपको आश्वासन दे रही हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली में कूड़ा भी उठेगा, सड़कें भी ठीक होंगी, पानी के बिल भी ठीक होंगे, दिल्ली में जो सीवर की समस्या है वो भी ठीक होगी, जो दवाइयां नहीं मिल रही हैं उसको भी हम ठीक करेंगे। मैं दिल्ली वालों को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र हम सफल नहीं होने देंगे। थैंक यू।